ओके, हेलो मिस्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पर हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक के अंदर हमने पर्टिकुलरली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट किया था, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर कवर करा चुकी हूँ। फर्स्ट लेक्चर पर जस्ट हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। वहां मैंने आपको डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशन एक्सप्लेन किए थे, ट्रांजिशन क्यों अराइज होते हैं, कैसे अराइज होते हैं, क्या क्या बेसिक चीजें आपको माइंड पर रखनी है, वो सारी चीजें हम लेक्चर नंबर फर्स्ट पे कवर कर चुके हैं। तो लास्ट लेक्चर का यानी कि लेक्चर नंबर फर्स्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी। अगर आपको नोट्स की नीड है या फिर आपको लेक्चर की नीड है तो आप वहां से देख लीजिएगा, आपको वहां से हेल्प मिलेगी। ओके, तो अभी तो हम पर्टिकुलरली आगे बात करते हैं हमारे लेक्चर नंबर सेकंड पे। तो देखिए आज के सेकंड लेक्चर पे हमने एक नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना है, विच इज बेयर्स-लैम्बर्ट लॉ, एंड साथ ही साथ इसकी एक लिमिटेशंस को भी हम कवर करते हुए चलेंगे। ओके, तो देखो बेयर्स-लैम्बर्ट लॉ को आप प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल सकते हैं, बिकॉज इस पर्टिकुलर लॉ पे आपकी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क करती है। तो आप बेयर्स-लैम्बर्ट लॉ को प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। तो आज के लेक्चर पे हमने यही बात करनी है कि बेयर्स-लैम्बर्ट लॉ होता क्या है। अब यहाँ पे क्या है, मैं आपको कंबाइन नहीं दिखाऊंगी, कंबाइन मतलब डायरेक्टली ये नहीं दिखाऊंगी कि बेयर्स-लैम्बर्ट लॉ क्या बोलता है। यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्टली कि लैम्बर्ट्स लॉ आपको क्या बोलता है, देन हम बात करेंगे बेयर्स लॉ आपको क्या बोलता है, देन हम इनका क्या है कंबाइन फॉर्म देखेंगे कि अगर हम बेयर्स लैम्बर्ट्स लॉ को कंबाइन कर दे तो कंबाइनली हमको क्या इक्वेशन मिलेगी, देन हम उसको डिस्कस करेंगे। एंड देन लास्टली तीन चार आपको लिमिटेशंस आपको मिलते हैं बेयर्स लैम्बर्ट्स लॉ के, तो उसको भी मैं आपको कवर करा लूंगी। ओके, तो देखिए आसान सा लेक्चर है, ज्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं। आपको छोटे छोटे से लॉस पढ़ने हैं, उनकी छोटी छोटी सी इक्वेशंस पढ़नी है, देन उनको कंबाइन कर देना है, एंड देन लिमिटेशन देखनी है। तो आसान सा लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर है, डेफिनेटली आपको क्लियर आएगा, आप जस्ट सुनिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो देखिए ना, लेक्चर को मैं कुछ इस तरीके से स्टार्ट कराती हूँ। फर्स्टली आपको ये तो पता चल गया हमने बेयर्स लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में डिस्कस करना है। तो लैम्बर्ट्स लॉ और बेयर्स लॉ के बारे में डायरेक्ट हम डिस्कशन नहीं लेंगे। हम फर्स्टली समझेंगे कि हम इस बेयर्स लैम्बर्ट लॉ को पढ़ क्यों रहे, इसकी नीड क्या है। अगर हमको नीड पता होगी तब जाके हम अपना काम करेंगे, यानी कि बेयर्स लॉ लैम्बर्ट्स लॉ को समझेंगे। तो पहले मैं आपको इनकी नीड बता देती हूँ कि क्यों हम बेयर्स लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे साफ साफ पता है बेयर्स लैम्बर्ट्स लॉ आप यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे पढ़ते हैं। और मैंने जब लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर फर्स्ट आपको करवाया था, तो मैंने वहां पे आपको यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन दिया था। तो इंट्रोडक्शन पे मैंने आपको एक चीज बोली थी, मैंने ये बोला था कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो एक टाइप की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर आपके पास एक सैंपल मॉलिक्यूल है और इस सैंपल मॉलिक्यूल को आप इरेडिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पर्टिकुलरली कौन सी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो अगर आपके पास एक सैंपल मॉलिक्यूल है, इसे आप इरेडिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपका सैंपल मॉलिक्यूल इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मैंने ये चीज आपको कल ही बोला था कि सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या कराते हैं, अपने सैंपल मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन कराते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। तो जब इनका इंटरेक्शन होता है तो यहाँ पे तीन टाइप के फिनोमिना होते हैं, आइदर यहाँ एब्जॉर्प्शन होगा, आइदर ट्रांसमिशन होगा, आइदर एमिशन होगा। तो जनरली यहाँ पे क्या देखा जाता है, अगर आप पर्टिकुलरली अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना देखा जाएगा, यानी कि आप ये देखेंगे कि आप अगर सैंपल मॉलिक्यूल को इरेडिएट करेंगे अपनी इंसिडेंट लाइट से, तो आपकी इंसिडेंट लाइट क्या है, आपके सैंपल के थ्रू एब्जॉर्ब होगी, और कुछ अमाउंट की तो रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी और कुछ अमाउंट की रेडिएशन क्या है, बाहर एज इट इज निकल जाएगी, यानी कि बाहर की ओर ट्रांसमिट होगी। तो जनरली क्या है, कुछ इस टाइप का फिनोमिना देखा जाता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। इतनी चीज क्लियर आई। अब बात ये है कि ये जो बेयर्स लैम्बर्ट लॉ है, इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने देखा कि हमारी रेडिएशन, जो हमारी इंसिडेंट रेडिएशन थी, इसका क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, आपके सैंपल ने रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया। तो बेयर्स लैम्बर्ट लॉ की हेल्प से हम ये चीज यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि आपके सैंपल ने कितनी अमाउंट की रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया। तो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कितना अमाउंट का एब्जॉर्प्शन हुआ आपकी इंसिडेंट लाइट का, उसके बारे में कौन इंफॉर्मेशन देता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है बेयर्स एंड लैम्बर्ट लॉ। ये इनिशियली दो सेपरेट लॉ थे, बेयर्स ने कुछ और बोला था, लैम्बर्ट ने कुछ और बोला था, बट हमने इनके लॉस को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, बेयर्स लैम्बर्ट लॉ बन गया जो। ठीक है, इतनी चीज क्लियर आई। तो दोनों लॉस का काम यही है, दोनों लॉ हमको यही बताते हैं कि अगर आप किसी सैंपल को इरेडिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो जो ये रेडिएशन आपने डाली, सपोज ये जो रेडिएशन इंसिडेंट हुई है इसे मैं आई नॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और जो बाहर निकली है उसे मैं आई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो आई एब्जॉर्ब होगा, यानी कि कितनी अमाउंट की रेडिएशन आपकी एब्जॉर्ब हुई है, वो किसके इक्वल होगी, आई नॉट माइनस आई, यानी कि कितने आपने डाली थी, कितनी आपकी ट्रांसमिट हुई। तो सपोज आपने
100 डाली थी, 90 आपकी ट्रांसमिट हुई, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कितने का हुआ, 10% का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ। तो ये चीज फाइंड आउट करता है कौन, बेयर्स-लैम्बर्ट लॉ। ये आपको एक फॉर्मूले देते हैं जिसकी हेल्प से आप एब्जॉर्प्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये जैसा आपका मोटिव है बेयर्स-लैम्बर्ट लॉ का, इतना हो कर लेंगे। तो अब मैं आपको पर्टिकुलरली बताती हूँ बेयर्स और लैम्बर्ट लॉ आपको बोलते क्या है, कैसे आपको इक्वेशन मिलती है उसे सुनेगा। और दोनों इक्वेशन बहुत आसान है, आपको बस एक एक वर्ड को चेंज करना है, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको थ्योरी के साथ लेते हुए चलती हूँ। फर्स्टली यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ये बोल रहा है देयर आर टू लॉज विच गवर्न द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय अ मॉलिक्यूल। तो ये बोल रहा है हमारे पास जनरली क्या है, दो लॉज है जो कि हमें ये बताते हैं कि कितना अमाउंट का एब्जॉर्प्शन हुआ है लाइट का बाय अ मॉलिक्यूल। आपका ये जो मॉलिक्यूल है, सैंपल मॉलिक्यूल, इस सैंपल मॉलिक्यूल ने कितने अमाउंट की लाइट को एब्जॉर्ब किया है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे पास जनरली दो लॉ होते हैं, जिसमें से पहला लॉ है लैम्बर्ट्स लॉ और दूसरा लॉ है आपका बेयर्स लॉ। अब हम इन दोनों लॉ को क्या पर्टिकुलरली डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं, लैम्बर्ट्स लॉ आपको क्या बोलता है, तो सुनिएगा बहुत आसान है। देखो ये क्या बोल रहा है, Lambert's law state that when a beam of monochromatic light is passed through a solution of absorbing substance, इसका मतलब पहले समझो। ये बोल रहा है Lambert's law के अकॉर्डिंग जब भी आप किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब यही रेडिएशन की बात कर रहा है, ये जो इंसिडेंट लाइट है इसकी बात कर रहा है। तो ये बोल रहा है जब भी आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट कहाँ पास होगी, सॉल्यूशन ऑफ ए एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस। सॉल्यूशन ऑफ ए एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस मतलब ये जो मॉलिक्यूल, ये जो सैंपल की मैं आपको बात कर रही थी, इसी का सॉल्यूशन के फॉर्म में हमने इसे लेना है। तो हमने लिखा है सॉल्यूशन ऑफ ए एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस। ओके, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ये बोला द रेट इन डिक्रीज इन एन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू अ थिकनेस ऑफ ए एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन। तो ये बोल रहा है कि इस केस में हमको अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ, इनके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि द रेट इन एन डिक्रीज इन एन इंटेंसिटी ऑफ अ रेडिएशन, इसका मतलब ये बोल रहा है जो आपकी इंसिडेंट लाइट है इसकी इंटेंसिटी में जितना जो डिक्रीमेंट आया है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थिकनेस ऑफ ए एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन। यानी कि आपका एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन है, इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। तो सपोज थिकनेस को मैं x कह देती हूँ, तो या फिर x या फिर आप l, कहीं से भी किसी से भी आप रिप्रेजेंट होते हुए इसे आप देख सकते हैं। जनरली इसे l और x दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सपोज करो जो हमारे एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन है इसकी थिकनेस है l और आपकी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है I नॉट। तो ये बोल रहा है कि I नॉट में कितना डिक्रीमेंट हुआ, इसकी वैल्यू में कितनी नेगेटिविटी आई, कितनी इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपका जो सैंपल है इस सैंपल की कितनी थिकनेस है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितना ज्यादा आपका यहाँ पर थिकनेस बढ़ेगी, यानी कि जितना ज्यादा आपको L और X की वैल्यू मिलेगी, जितनी ज्यादा आपके सैंपल की थिकनेस बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीमेंट इन एन इंटेंसिटी ऑफ अ रेडिएशन। तो हमने यहाँ पर डिक्रीमेंट की बात की है, ठीक है, उतनी ही ज्यादा क्या है इंटेंसिटी, जो आपकी रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी में आपको क्या है डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो ये जो रिलेशन दिया था ये किसने दिया था, लैम्बर्ट्स लॉ ने दिया था। और अगर मैं इसे मैथमेटिकली आपको रिप्रेजेंट करूं तो देखो हम क्या बोल सकते हैं, एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल मतलब कि आपका जो एब्जॉर्प्शन हुआ ये आपको समझ में आ रहा है ना, जो रेट इन डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मतलब क्या है कि कितने अमाउंट का यहाँ पर को एब्जॉर्प्शन हुआ, कितने अमाउंट की रेडिएशन आपकी क्या है सैंपल के थ्रू एब्जॉर्ब होगी, हमने एब्जॉर्प्शन निकालना है। तो हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इनने बोला जो एब्जॉर्प्शन है, जो रेट इन डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ अ इंसिडेंट रे है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एल, यानी कि आपके लेंथ या फिर आप बोल सकते हो थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये रिलेशनशिप हमको कहां से ऑब्टेन होता है, अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ से ऑब्टेन होता है। ओके, अब देखो इस रिलेशनशिप को मैंने मॉडिफाई करके ऐसा भी लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा है, हमको पता है कि जो आपका ए होता है यानी कि जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, log 10 I डिवाइडेड बाय I नॉट के इक्वल होता है। अब ये इक्वेशन आपकी कहां से आई, तो अब देखो इस इक्वेशन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। इसे मैंने सेपरेट लिखा हुआ है क्योंकि अगर आप एग्जाम पे डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज इसके पीछे का पता होना है कि कहां से ये चीज आई, तो उसको मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए हुआ क्या, वही चीज बताइए जो हमने नीचे डिस्कस किया। ये बोल रहा है सपोज आपके पास एक सैंपल सॉल्यूशन है, ये आपके पास एक सैंपल का सॉल्यूशन है, इससे आपने इन्वेस्टिगेट करना है। तो आपने क्या किया, इस सैंपल सॉल्यूशन को इरेडिएट किया विद द हेल्प ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यहाँ पे I नॉट आपका क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन, और I आपका क्या है, ट्रांसमिट रेडिएशन। ओके,
तो आपके पास सैंपल सॉल्यूशन था, इसे आपने इरेडिएट किया विद द हेल्प ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया आई नॉट से। और ये जो सैंपल मॉलिक्यूल है, इससे जैसे ये इंसिडेंट रेडिएशन आई और इसने क्या किया, कुछ अमाउंट की रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया। देखो जनरली होता क्या है, मैं आपको ये भी बता दूं, जनरली होता क्या है, अगर आपका ये जो सैंपल सॉल्यूशन है वो कलरलेस है, ठीक है, अगर वो क्या है कलरलेस, इस पर कोई भी कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, देन उस केस में क्या होता है, जब भी आप कोई भी रेडिएशन डालेंगे तो आपकी रेडिएशन बिना एब्जॉर्ब हुए एज इट इज बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब अगर आई नॉट मेरी इंसिडेंट रेडिएशन है और आई मेरी रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है, तो अगर मेरा मीडियम क्या है ट्रांसपेरेंट, तो उस केस में आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट होगा, बिकॉज ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर आपके पास है, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन अगर आपके पास है, देन उस केस में क्या होता है, कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जितनी आपकी रेडिएशन आपने इंसिडेंट की थी उतनी की उतनी रेडिएशन आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इतनी चीज क्लियर आई। लेकिन अगर ये मेरा जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस नहीं है, अगर इसमें क्या है कोई ना कोई कलर है, तो होगा क्या, अगर आप आई नॉट अमाउंट की इंसिडेंट रेडिएशन डाल रहे हैं तो आपको एक नई रेडिएशन आपको बाहर ट्रांसमिट होते हुए दिखेगी, यानी कि आई इज नॉट इक्वल टू आई नॉट आपको देखने को मिलेगा। इतनी चीज क्लियर आई। अब होता क्या है, अब हमको यहाँ से क्या है, एब्जॉर्प्शन की वैल्यू मिलती है, एक ही एक इक्वेशन देखने को मिलती है जिसका हमने यूज नीचे किया है। तो ये कहाँ से आई मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना आपने देखा और यहाँ पे आपने ट्रांसमिशन का फिनोमिना देखा। यहाँ तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। तो अगर हम एब्जॉर्प्शन की वैल्यू निकालेंगे, एब्जॉर्प्शन को आप कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं एब्जॉर्प्शन की वैल्यू निकालूं तो मैं बोल सकती हूँ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट डिवाइडेड बाई आई, यानी कि आई नॉट आपकी इंसिडेंट रेडिएशन, आई मतलब ट्रांसमिटेड रेडिएशन। और सिमिलरली अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूं, टी की वैल्यू निकालूं, तो टी मेरा किसके इक्वल होगा, आई डिवाइडेड बाई आई नॉट के इक्वल होगा। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन होती हैं, एब्जॉर्प्शन की और ट्रांसमिशन की। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को रिलेट करते हैं और इनके बीच में एक रिलेशनशिप निकालते हैं। तो अगर हम इनको कंबाइन करके इनके बीच में एक रिलेशनशिप निकालें, तो मैथमेटिकली हमको एक रिलेशनशिप मिलता है विच इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू लॉग 10 ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाई टी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समझ गए। तो जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना कम आपको ट्रांसमिशन मिलेगा, या फिर जितना ज्यादा आपका ट्रांसमिशन होगा उतना ही कम आपको एब्जॉर्प्शन मिलेगा, बिकॉज अगर ट्रांसमिशन ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ऑब्वियसली बात है कम हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर आई, ये तो समझ ही सकते हैं ना। तो ये हमें क्या एक रिलेशन मिलता है जब हम इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को रिलेट करते हैं। अब इस रिलेशन से ही हमको हमारी फाइनल इक्वेशन मिलती है। देखो होता क्या है, ये रिलेशन से भी आप अपना काम कर सकते हैं, इस रिलेशन से आप एब्जॉर्प्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप, ये एक्स इक्वेशन आप तब यूज करेंगे जब आपको क्वेश्चन में, या फिर आप बोल सकते हैं आपको जो वैल्यू गिवन होगी उसमें ट्रांसमिशन की वैल्यू गिवन है। अगर आपको ट्रांसमिशन की वैल्यू दी है कि हाँ इतना भाई ट्रांसमिट हो रहा है, तो बताओ कितना इतना कितना आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, देन उस केस में तो आप ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हो, बिकॉज आपको यहाँ पे ट्रांसमिशन दिया है। लेकिन अगर क्या है, मोस्ट ऑफ द केस में ट्रांसमिशन नहीं दिया जाता है, आपको क्या है जनरली इंसिडेंट रेडिएशन और ट्रांसमिटेड रेडिएशन की बात की जाती है, इनकी इंटेंसिटी दी जाती है। तो हम क्या करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई टी को चेंज करके यहाँ पे इंसिडेंट रे और ट्रांसमिटेड रे की इंटेंसिटी पे की वैल्यूज रख लेते हैं। तो देखो हमको पता है टी इज इक्वल टू क्या होता है, आई डिवाइडेड बाई आई नॉट। तो अगर मैं इसे 1 डिवाइडेड बाई टी करूं तो मैं कैसे बोल सकती हूँ इसे आई नॉट डिवाइडेड बाई ए आई। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई टी के बदले क्या रख दूंगी, आई डिवाइडेड बाई आई नॉट। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये जो इक्वेशन आई अब मेरी, अब इस इक्वेशन के थ्रू भी क्या है, मैं एब्जॉर्प्शन की वैल्यू निकाल सकती हूँ कि कितने अमाउंट की रेडिएशन मेरी एब्जॉर्ब हुई बाय दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन का हम यूज सब करेंगे जब हमको जो वैल्यूज गिवन होंगी वो इंसिडेंट रे और ट्रांसमिटेड रे की दी होंगी। अगर इंसिडेंट रे और ट्रांसमिटेड रे यानी कि आई नॉट और आई की वैल्यू गिवन है तो हम वाई इक्वेशन का यूज करेंगे। अगर इन दोनों की वैल्यू गिवन नहीं, आपको ट्रांसमिशन की वैल्यूज दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन एक्स का यूज करेंगे। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये दोनों इक्वेशन कहां से आई, एक सिंपल सी चीज आपको मैंने डिस्कस करा है, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इससे इक्वेशन को उठा के नीचे लेगी, a इज इक्वल टू लॉग 10 आई डिवाइडेड बाई आई नॉट। तो देखो मैंने यही बोला है कि हमको पता है a इज इक्वल टू लॉग 10 आई डिवाइडेड बाई आई नॉट, ये चीज हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम a की प्लेस में ये पूरी इक्वेशन रख सकते हैं। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि a इज इक्वल टू क्या हो सकता है, लॉग 10 आई डिवाइडेड बाई आई नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। l आपको पता है थिकनेस की यहाँ पे बात की है, जो आपका सॉल्यूशन है, ये जो आपका मीडियम है ना, ये देखिए ये जो आपका सैंपल सॉल्यूशन है, इसकी कितनी थिकनेस है इसे बोला गया है l। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो ये क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे जो ये हमको रिलेशनशिप मिला, जो हमने a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l किया, तो ये जो हमारा रिलेशनशिप है इसी को बोला जाता है लैम्बर्ट रिलेशनशिप या फिर लैम्बर्ट इक्वेशन। बट अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करना चाहे तो एक इक्वेशन तो हमको ऐसे मिलेगी, आप इसे भी लैम्बर्ट इक्वेशन बोल सकते हैं। एक आप क्या कर सकते हैं, देखो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l है, a की वैल्यू अभी मैं इतनी पूरी नहीं लिख रही, आपको लिखनी है आप लिख सकते हैं, लेकिन ये इतनी पूरी नहीं लिख रही। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि हमको पता है a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ। तो हम क्या कर
सकते हैं डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट जो होता है आपका एप्सिलॉन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। मैंने ये चीजें नीचे लिखी है, ठीक है, मैंने इनको कंबाइन करके नीचे लिखा हुआ है, इनको क्या बोलते हैं, तो मोलर एब्जॉर्बिबिलिटी भी बोलते हैं या फिर मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही लॉ में क्या हमारे कांस्टेंट क्या आएगा, आपका मोलर हमारा मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। तो हमने क्या लिख दिया, A इज इक्वल टू मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट इंटू एल। तो अब ये जो हमें फाइनल इक्वेशन मिली इसे भी हम क्या बोलेंगे, लैम्बर्ट्स इक्वेशन। तो देखिए मैंने आपको दो टाइप की इक्वेशन दिखा दी, एक बार तो हमने A की वैल्यू पुट की तो हमें एक इक्वेशन मिली, इसे भी हम लैम्बर्ट इक्वेशन कहते हैं, और एक बार हमने क्या किया, एक्सटेंशन कोफिशिएंट को यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये भी हमारी क्या बन गई, लैम्बर्ट्स इक्वेशन। तो ये जस्ट इतनी सी बात आपकी किसने की थी, लैम्बर्ट्स ने। तो देखो कितना आसान था, लैम्बर्ट्स ने बोला अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थिकनेस ऑफ अ एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन। आपकी जो एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन है इसका कितना थिकनेस है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके हमारी फाइनल इक्वेशन को ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं बेयर्स लॉ की बात करूं तो देखो बेयर्स लॉ में आपको कुछ नहीं करना, बेयर्स लॉ में यहाँ पे आपने थिकनेस के प्लेस में क्या पुट कर देना है, थिकनेस की प्लेस में पुट कर देना है कंसंट्रेशन। यानी कि अभी आप पहले बोलते थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन, अब आप बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन। तो ये बात किसने की थी, कंसंट्रेशन के टर्म में किसने बोला था, बेयर्स लॉ ने बोला था। तो देखो बिल्कुल सेम है। तो ये बोल रहा है बेयर्स लॉ आपको क्या बोल रहा है, ये बोला है इट स्टेट दैट when a beam of monochromatic light is passed through a solution of a absorbing substance, the rate in an decrease in an intensity of radiation with the thickness of a absorbing solution is directly proportional to, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो बात बिल्कुल सेम है। इनका कहना क्या था, जो आपकी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो आपके रेट ऑफ डिक्रीज इन एन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है, जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन में जो डिक्रीमेंट आ रहा है, यानी कि जो आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। आपका जो सॉल्यूशन है, जो ये आपका एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन था जो ऊपर मैंने दिखाया, इसमें कितना कंसंट्रेशन है। तो देखो इतनी सी डिफरेंस है कि लैम्बर्ट्स ने आपको बात की थी आपका एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन की थिकनेस पे और बेयर्स ने बात की थी एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे। बस इतनी सी चीज आपने डिफर करनी है, बाकी चीजें एज इट इज है। तो अगर मैं इसे मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो मैं क्या बोल सकती हूँ, फर्स्टली A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। ऊपर मैंने बोला था A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, बिकॉज हम वहां पे लेंथ यानी कि थिकनेस की बात कर रहे थे, यहाँ कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो इसी में और सिंपली कैसे बोल सकती हूँ, इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, बिकॉज हमको पता है A इज इक्वल टू log 10 I डिवाइडेड बाय I नॉट होता है, सॉरी I नॉट डिवाइडेड बाय I होता है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, A इज इक्वल टू log 10 I नॉट डिवाइडेड बाय I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, बिकॉज A और ये वैल्यूज क्या है, इक्वल है। और ऐसा भी बोल सकती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली का साइन हटाऊं तो मुझे यहाँ पे एक्सटेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू मिल जाएगी, तो मैं यहाँ कांस्टेंट के बदले एक्सटेंशन कोफिशिएंट पुट कर दूंगी और मुझे एक इक्वेशन मिलेगी A इज इक्वल टू एक्सटेंशन कोफिशिएंट इनटू C, और ये इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी, बेयर्स लॉ। तो देखो हमको दो इक्वेशन मिल गई, एक इक्वेशन तो है A इज इक्वल टू एक्सटेंशन कोफिशिएंट इनटू L, और एक इक्वेशन है A इज इक्वल टू एक्सटेंशन कोफिशिएंट इनटू क्या हो जाएगा C। तो ये दो इक्वेशन हमको मिल गई, जिसमें से पहली इक्वेशन लैम्बर्ट्स की है और दूसरी इक्वेशन क्या है, बेयर्स की है। इसी चीज क्लियर आई। अब हम क्या करेंगे, बेयर्स और लैम्बर्ट्स लॉ को कंबाइन कर देंगे, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे, बिकॉज आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड सेम वैल्यू है, यानी कि A है, और इज इक्वल टू दोनों का कोफिशिएंट सेम है तो एक्सटेंशन कोफिशिएंट, और दोनों क्या है, एक L पे डिपेंड कर रहा है, एक C पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें एब्जॉर्प्शन, कितना अमाउंट का एब्जॉर्प्शन हुआ वो किसके इक्वल लिखेगा, एब्जॉर्प्शन जो है वो इक्वल मिलेगा एक्सटेंशन कोफिशिएंट इनटू L इनटू C। तो ये इक्वेशन जो आई हमारी, इसी को बोला जाता है बेयर्स लैम्बर्ट्स लॉ। हमने इसमें क्या दोनों लॉज को कंबाइन कर दिया। बस देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, मैं नोट्स शेयर करूंगी, आप वहां पे ये वैल्यूज देख लीजिएगा। A आपका एब्जॉर्प्शन है, I नॉट आपकी इंसिडेंट रेडिएशन है, I आपकी जो है जो आपका ट्रांसमिटेड रे उसकी इंटेंसिटी है, C है आपका मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, जो आपका सॉल्यूट है उसका कितना कंसंट्रेशन है, L है आपका लेंथ ऑफ सैंपल इन सेंटीमीटर, और E आपका क्या है, इनी एक्सटेंशन है, इसे बोलते हैं मोलर एब्जॉर्बिबिलिटी या फिर मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये हमें क्या है, वैल्यूज दी हुई है। अब देखो अगर हम इसे कंबाइन कर दें तो यहाँ पे अल्टरनेट एक्सप्रेशन है, जिसपे हमने क्या किया है, द ऑन कंबाइनिंग द टू एक्सप्रेशन, अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन को कंबाइन करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी बेयर्स लैम्बर्ट्स लॉ। तो ये अकॉर्डिंग टू बेयर्स लैम्बर्ट्स लॉ क्या होता है, तो देखो सेम है, ये देखो वही चीज बोल रहा है, इट स्टेट दैट
व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ ए एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस। तो वही बोल रहा है अगर आपके पास एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस है, इससे आप कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट पास कर रहे हैं, तो वहां पे जो आपको एब्जॉर्प्शन मिलेगा, एब्जॉर्प्शन को ये क्या बोलता है, रेट इन डिक्रीज इन एन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। आपकी जो इंटेंसिटी है, जो रेडिएशन आपने डाली है, जो इंसिडेंट रेडिएशन आपने डाली है, उसकी इंटेंसिटी में जो डिक्रीमेंट आया, यानी कि उसके एब्जॉर्प्शन की यहाँ पे बात की गई है कि जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज प्रोपोर्शनल टू ए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एज वेल एज थिकनेस ऑफ ए एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ दोनों टर्म दिए हैं, कंसंट्रेशन की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और थिकनेस यानी कि एल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हमने दोनों लॉस को कंबाइन कर दिया है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, ए इज इक्वल टू, हमें पता है ए की वैल्यू log 10 आई नॉट डिवाइडेड बाई आई होती है, तो हम बोल सकते हैं कि पूरी इक्वेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू सी, एल मतलब थिकनेस और सी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हम इसे बोल सकते हैं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू सी, और यहाँ पे डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो एक्सटेंशन कोफिशिएंट आएगा। तो ये जो हमें इक्वेशन मिली ए इज इक्वल टू एक्सटेंशन कोफिशिएंट एल इंटू सी, इसी को कंबाइनली क्या बोलते हैं, बेयर्स-लैम्बर्ट्स इक्वेशन। तो कितना आसान था, और सारी वैल्यूज मैंने अगेन यहाँ पे लिखी है। ए आपका एब्जॉर्प्शन, आई नॉट इज इक्वल टू इंसिडेंट लाइट, आई होती है आपकी ट्रांसमिटेड लाइट, सी होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, एल होता है लेंथ होता है, एल एन नॉट क्या होता है आपका मोलर एब्जॉर्बिविटी या फिर मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। तो यहाँ पे मैंने अगेन सारे टर्मिनोलॉजी लिख ली है। तो देखो कितना आसान था, लैम्बर्ट्स लॉ, बेयर्स लॉ को जस्ट आपने कंबाइन कर देना है। ओके, अब नाउ लास्टली क्या है, हमने इनकी लिमिटेशंस भी डिस्कस करनी है। तो जनरली 3 लिमिटेशन दिखाई हुई है, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। तो ये बोल रहे दिस लॉ इज नॉट ओबे, ये लॉ क्या है, कहाँ कहाँ ओबे नहीं किया जाता है। फर्स्टली बोल रहा है वेर ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल आर इन इक्विलिब्रियम एज इन अ कीटो इनोल टाटोमर्स। ठीक है, तो ये बोल रहा है अगर आपका जो एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल है, जिनके थ्रू एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जिनका आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, जिनको एज आप सैंपल ले रहे हैं, अगर वो जो एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल है वो अगर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कीटो इनोल टाटोमर्स में अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन उस केस में आप इस पर्टिकुलर लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। इस पर्टिकुलर लॉ के थ्रू एब्जॉर्प्शन की वैल्यू को निकाल नहीं सकते। ठीक है, सेकेंडली ये बोल रहा है व्हेन अ फ्लोरेसेंस कंपाउंड इज प्रेजेंट। तो मैंने आजकल हाल में ही आपको फोटोकेमिस्ट्री के अंदर फ्लोरेसेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो अगर आपके पास फ्लोरेसेंट कंपाउंड प्रेजेंट है, तो उस केस में भी क्या होगा, आप यहाँ पे बेयर्स-लैम्बर्ट्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते और उस लॉ के थ्रू कभी भी इस पर्टिकुलर टाइप के कंपाउंड के लिए एब्जॉर्प्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते। और तीसरा ये बोल रहा है व्हेन ए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स थ्रू द सम सॉर्ट ऑफ एसोसिएशन। और ये बोल रहा है अगर आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट ने क्या है, एक एसोसिएशन बना लिया, ठीक है, उन्होंने क्या एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया, एक एसोसिएशन बना दिया है, तो उस पर्टिकुलर केस में भी क्या होगा, आप यहाँ पर को बेयर्स-लैम्बर्ट लॉ के थ्रू यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की वैल्यू को नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इस चीज को आप क्या बोल सकते हो, एज अ लिमिटेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, किसकी, बेयर्स-लैम्बर्ट लॉ की। ठीक है, तो बेयर्स-लैम्बर्ट लॉ की ये 3 लिमिटेशंस यहाँ पे आप पुट कर लीजिएगा। बाकी बस इतनी चीज आपने करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या आपको डायरेक्टली बेयर्स-लैम्बर्ट लॉ ही पूछा जाता है, लिमिटेशन वगैरह नहीं पूछी जाती है, बट 3 ही लिमिटेशन है, छोटी छोटी सी, आप ऐड कर देंगे तो कोई इश्यू नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका लेक्चर जिसमें हमने बात की बेयर्स-लैम्बर्ट लॉ पे। तो होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। इसे आप प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, बिकॉज ये जो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो टोटली इस पर्टिकुलर लॉ पर डिपेंड करती है। इस वजह से हम इसे प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। ओके, तो अब इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करें, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। और अगर आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ताकि आपको एमएससी और बीएससी से रिलेटेड मैं टाइम टू टाइम सारे कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर को फिनिश कर लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।